Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the radioactivity. In previous articles we have discussed that what is the parity in wave functions and quadrupole movement, nuclear magnetic movement and magnetic movement. ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ड्रा करना शुरू करते हैं। इसमें हमने अल्फ़ा डिके के बारे में पढ़ना है, बीटा डिके के बारे में पढ़ना है, फिर गैमा डिके और फिर इंट्रैक्शंस ऑफ द रेडिएशन विद मैटर, ये चीज़ें हमने पढ़नी हैं। और हाफ़ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, और इसके बाद हम हाफ़ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चल के हम जब इस रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को तकसीम करेंगे आर्टिफिशियल में और नेचुरल प्रोसेस में, फिर हम उसमें हाफ़ लाइफ फिर ट्रांसम्यूटेशन सारा कुछ हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू डिस्कस ऑब्जर्व फिनोमेना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। ये कोर्स न्यूक्लियर 1 का है और 506 इसका कोड है। तो रेडियो एक्टिविटी, द एलिमेंट हैविंग चार्ज नंबर ग्रेटर दैन द 82 इज़ आर अनस्टेबल। जितने भी एलिमेंट हैं जिनके ऊपर एटॉमिक नंबर जिनका 82 से अबव है वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं और वो इनविजिबल रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अपना इफेक्ट भी शो करवाती हैं। और इसके अलावा ये अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन शो करवाती हैं। अब ये तीनों रेडिएशंस पेंट्रेट भी करती हैं, फिर ग्लो भी देती हैं, तो इनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। और इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करवाते हैं, यानी कि पहली शर्त तो ये है कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से अबव हो, और दूसरी शर्त ये है कि वो रेडियो एक्टिव प्रोसेस करते हों, यानी कि रेडिएशंस एमिट करते हों। अब जो एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करेंगे उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देंगे, और इसके अलावा इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ऐसे फिनोमेना शो करवाते हैं, तो उनमें जो मोस्टली हम डिस्कस करते हैं वो रेडियम है, थोरियम है और यूरेनियम है। अब ये एलिमेंट्स खुद ब खुद ही रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं, और फिर ये अब जैसे जैसे रेडिएशंस खारिज करते जाते हैं ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी जो मेजरली हम देखते हैं वो रेडियम है, थोरियम है, इसके अलावा यूरेनियम है। अब ये हमने इनका मैस शो करवाया हुआ है। इसके अलावा इनके जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से अबव होता है। अब देखें, ये हमारे पास यूरेनियम की पिक है, और यूरेनियम कुदरती तौर पर ऐसा होता है, और ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो वाइट नज़र आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन को दिखाया गया है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है ये मुख्तलिफ फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखना ये है कि ये डिपेंड किन किन चीज़ों के ऊपर करती है और किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है। इसके ऊपर किसी किस्म का फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। इसके ऊपर कोई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसके ऊपर डेंसिटी का इफ़ेक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इतना टेम्परेचर अप्लाई करें तो ये रेडियो एक्टिव बन जाएंगे, ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना शुरू कर देंगे, ये रेडिएशंस खारिज करना शुरू कर देंगे। हम इतना प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना स्टार्ट कर देंगे, ये रेडिएशंस खारिज करना शुरू कर दें। इतनी डेंसिटी हो तो ये रेडिएशंस खारिज करना शुरू। तो ऐसी किसी किस्म की पॉसिबिलिटी इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। ना ही इसके ऊपर डेंसिटी का इफेक्ट है, ना ही इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है, ना ही इसके ऊपर किसी किस्म के प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो ये प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है। इसका तल्लुक जस्ट न्यूक्लियस के साथ है, कोई किसी किस्म का इसके ऊपर फिज़िकल की किसी किस्म का इसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस का इफेक्ट नहीं होता। अब हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ रेडिएशंस बाय द
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से रेडिएशंस हैं, उनको हम कौन कौन सा नाम देते हैं जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट करते हैं। तो उसमें 3 तरह की रेडिएशंस हैं। पहली को हमने अल्फ़ा रेडिएशंस का नाम देना है, बीटा है, और फिर गैमा रेडिएशंस का नाम देते हैं। अब इन तीनों की आपस में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इनके ऊपर चार्ज मुख्तलिफ होता है, इनकी जो स्ट्रेंथ वो मुख्तलिफ होती है, पेंट्रेटिंग करने की पावर मुख्तलिफ होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में से गुजर जाने की इनकी जो अफेक्टेबिलिटी है वो ज़्यादा एक दूसरे से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी होती है। अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा रेडिएशंस की, तो ये रेडिएशंस बेंडिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही होती हैं, और ये इनके ऊपर ज़ाहिर अगर ये नेगेटिव की तरफ बेंड हो रही हैं तो ज़ाहिर है हम ये जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखें ये नेगेटिव की तरफ बेंड हो रही हैं, तो ज़ाहिर है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव प्लेट इनको अपनी तरफ खींचेगी। इसी तरह जो दूसरी रेडिएशंस हैं जिनको हम बीटा पार्ट का नाम देते हैं वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाती हैं, और जो गैमा रेडिएशंस हैं वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधे पाथ ख़त मुस्तकीम की तरफ चली जाती हैं। अब देखें ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसको हमने लेड चैम्बर का नाम दिया, इसके अंदर एक हमने आयन सोर्स रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अब इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो चीज़ है जहाँ पे नेगेटिव का साइन मेंशन किया गया है, ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो हमने प्लेटें, एक पॉजिटिव रखी एक नेगेटिव रखी, और इसके अलावा ये जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा रेडिएशंस ये नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, और फिर जो बीटा है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और जो गैमा है वो स्ट्रेट मूव कर रही हैं। अब देखें अगर तो अल्फ़ा जो है ये जा रही है नेगेटिव की तरफ, तो ज़ाहिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर बीटा है पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ज़ाहिर है अगर अगर गैमा रे जो है वो स्ट्रेट फोटोग्राफिक प्लेट को टच कर रही हैं तो फिर इनके ऊपर किसी किस्म का भी कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद हमने देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कितनी किस्म के होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन अब कितनी किस्म की होती है। डिसइंटीग्रेशन बेसिकली न्यूक्लियस के टूटने को ही हम कहते हैं। अब न्यूक्लियस जो है ये टूटता है, मे बी वो नेचुरल प्रोसेस हो, मे बी वो हमारे पास कोई खुद से कराया गया प्रोसेस हो। खुद से करवाने से मुराद यही है कि हम न्यूक्लियस को खुद तोड़ते हैं बाय हिटिंग और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी न्यूट्रॉन के ज़रिए या प्रोटॉन के ज़रिए हम न्यूक्लियस को हिट करवाते हैं तो वो टूट जाता है। एक प्रोसेस खुद ब खुद ही हो रहा होता है जो कि रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं ये हमने देखना। तो उसकी बेसिकली 2 टाइप, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस खुद ब खुद ही होने वाला प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हम खुद करवा रहे होते हैं। अब देखें जो नेचुरल प्रोसेस है इसके लिए हमें किसी भी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल इनिशिएशन नहीं चाहिए, हम उसको खुद स्टार्ट नहीं करवा सकते, वो खुद ब खुद ही स्टार्ट होता है, ये स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो रहा होता है। और आगे इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा है। ये तीनों स्लाइड जो हैं ये इस तीनों जो रेडिएशंस हैं वो नेचुरल प्रोसेस के दौरान से निकल रही होती हैं। अब देखें कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल प्रोसेस की, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस में ट्रांसम्यूटेशन हो रही है। तो ट्रांसम्यूटेशन ऐसा प्रोसेस जो कि हम खुद करवा रहे होते हैं न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियसली ये स्टार्ट नहीं हो रहा होता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी पार्टिकल को न्यूक्लियस के साथ, हैवी न्यूक्लियस के पार्टिकल के साथ हम टकरा देते हैं, और वो पार्टिकल बिल्कुल छोटा होता है। मिसाल के तौर पर उसमें फोटोन हो सकता है, उसमें न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई फिर अल्फ़ा पार्टिकल भी हो सकता है जिसके थ्रू हम किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। और इस प्रोसेस को हम फिशन का भी नाम देते हैं। आगे फिशन जो है ये मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। अगर देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन है वो जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, ये इसके साथ आकर टकराएगा तो ये यूरेनियम का जो एलिमेंट है फिर छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और इसी चीज़ को हम फिशन का नाम देते हैं। और साथ ही यहाँ पे न्यूट्रॉन भी एमिट हो रहे होते हैं। अब देखें आगे जो है इसके यूजेस हैं, डिसइंटीग्रेशन के बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें वेपन इंडस्ट्री भी है। अब ये 2 बॉम्ब हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किए गए थे। ये लिटिल बॉय है और ये फैट मैन है, ये हिरोशिमा पे गिराया गया और ये नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। इसके अलावा प्लूटोनियम बॉम्ब भी बनाए गए हैं। तो प्लूटोनियम बॉम्ब जो कि
यूज़ किए जाते हैं एज अ वेपन के तौर पर। और इसके अलावा अगर तो आप इसको कंट्रोल वे में करते हैं तो फिर इसका जो कंट्रोल है वो आप बेहतरीन पर्पसेस के लिए भी, अपनी लाइफ के यूजेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि इससे हम जो एनर्जी हासिल करेंगे फिशन के प्रोसेस से, उसी को आगे हम यूज़ करेंगे पावर रिएक्टर चलाने के लिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसके हमने दो यूज़ बड़े हैं, एक तो इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री। इसके अलावा इसका यूज़ आ जाएगा इंडस्ट्री में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके अलावा मेडिकल में भी इसका बहुत सारा यूज़ है, और भी ज़िंदगी के शुबा में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है। तो इनकी जो हाफ़ लाइफ है, अब हम चलते हैं न्यू आर्टिकल की तरफ। हाफ़ लाइफ पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या क्या होता है। जिस तरह कि मैंने पहले ज़िक्र किया है कि डिके जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब अगर तो नेचुरल प्रोसेस है तो इसके लिए हमें किसी भी किस्म का स्पार्क नहीं चाहिए, किसी किस्म की हमें स्ट्राइकिंग नहीं करवाना पड़ेगी, खुद ब खुद ही चलता रहेगा प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसमें जो चीज़ शामिल होगी वो ये होगी कि ये एलिमेंट जो है, जिसका हमने कहा कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये एक ख़ास वक्त के बाद टोटली डिके हो जाएगा। टोटली डिके होने के बाद किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इसकी डिपेंडेंस है वो होगी कि कितने एटम्स एट अ टाइम प्रेजेंट हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि इनिशियली बात कर रहे हैं कि एक मिसाल 50 एलिमेंट हैं, तो कितने टाइम के बाद वो सारे के सारे ख़त्म होकर किसी दूसरे एलिमेंट में, या हाफ़ होकर किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हैं, और इसकी जो डिपेंडेंस होती है कि डिके रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट इनिशियली तौर पर वक्त के शुरू में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। डिके लॉ का डिपेंडेंस ही इस चीज़ के ऊपर होती है, और हम ये भी कहते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है, और ये डिके होता है कम्प्लीटली आफ्टर इन्फिनिट टाइम। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाफ़ लाइफ होता क्या है। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया है कि देखें, अगर हमारे पास 1000 एटम्स मौजूद हैं टोटल, इनिशियली जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है तो उस वक़्त 1000 एलिमेंट मौजूद हैं। अब चूँकि हम हाफ़ की बात कर रहे हैं तो हाफ़ इसके 1000 के 500 बनते हैं, तो 500 एटम्स होने के लिए कितना टाइम दरकार है, दैट इज़ द half life of a radioactive element. तो half life the time in which half of any large sample of identical nuclei decay completely is called half life of a radioactive element। और इसको हम प्रेजेंट करें T1/2 से। और ये भी जिस तरह पहले हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, ये भी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है, ना फिज़िकल का है ना केमिकल प्रॉपर्टी का इसके ऊपर इफेक्ट है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम की हाफ लाइफ है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पर 9 ईयर। अब हाफ लाइफ जो है ये एलिमेंट्स की मुख्तलिफ हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते हर एलिमेंट की सेम हाफ लाइफ होगी, नहीं, ये एलिमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कोई कौन सा एलिमेंट और कितनी उसकी हाफ़ लाइफ होगी। और ये फिनोमेना जो है ये टोटली नेचुरल होता है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है डिके होना। ये हम नहीं कह सकते कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ये खुद ब खुद ही स्टार्ट होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, किसी भी वक्त हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि ये कब स्टार्ट हो। तो ये रैंडम प्रोसेस होता है, ये टोटली रैंडम प्रोसेस होता है, ज़िग-ज़ैग होता है, ये इसकी एक ख़ास तरतीब नहीं है। तो अगर देखें कि यूरेनियम के आपको स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है, यूरेनियम की जो हाफ़ लाइफ है वो 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पर 9 ईयर है। इसी तरह रेडियम की 1620 ईयर्स है, और रेडॉन की जस्ट 3.5 डेज़ में चली जाती। अब ये देखें 10 रेज पर 9 ईयर है, और जो दूसरा है हमारे पास रेडियम उसकी 1620 ईयर है, लेकिन यहाँ पे रेडॉन जो है ये डेज़ में चली जाती है। दूसरा बिलियन ऑफ ईयर है और ये डेज़ में आ रही है। और इसी तरह अगर आप गौर करें यूरेनियम 239 है, अब देखें एक न्यूक्लियन का फ़र्क आ रहा है, 238 है, उसकी मिलियन ऑफ ईयर है, लेकिन यूरेनियम 239 और उसकी जस्ट 23.5 मिनट्स इसकी हाफ़ लाइफ है। तो इसकी जो डिपेंडेंस है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम n0 हैं, जब हमारे पास टाइम क्या था, ज़ीरो था। और डिके प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो ज़ाहिर है इन टोटल एटम्स ने डिक्रीज़ होना शुरू कर देना, ये कम होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये कम होते जाएंगे। जो एटम्स कम हो रहे होंगे किसी भी वक्त,
किसी भी टाइम कह लें, मे बी वो 10 साल के बाद आप कह लें, या मे बी वो 5 मिनट के बाद, तो उस वक्त जो एटम्स होंगे वो हम n का नाम देंगे उनको। पहले हमने नाम दिया है n नॉट का और बाद में हमने नाम दे दिया है सिंपल n का। अब ये जो n नॉट है ये उस वक्त है जब इनिशियल टाइम था, जब हमारे पास एटम्स कोई भी डिके नहीं हुआ था, एलिमेंट डिके नहीं हुआ था। और इसी तरह ये जो n है ये उस वक्त है जब हमारे पास टाइम है वो t है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एटम्स में चेंज आ रहा है टाइम गुजरने के बाद, टाइम में चेंज आने के साथ वो dn आ जाएगा। अब तो रेट इसका फिर क्या होगा, dn/dt, द चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे टाइम t में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह इसका मैथमेटिकल वर्क चलेगा। अब देखें जी, हमने ये बात पहले कर दी है कि रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो नंबर ऑफ़ एटम्स एट एनी टाइम, टोटल नंबर ऑफ़ एटम नहीं, एनी टाइम होगा। तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया तो यहाँ पे लैम्डा आ गया। अब जो लैम्डा है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हम नाम देते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रही है न्यूक्लियस की, तो इसलिए हमने इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखें जो नेगेटिव का साइन है वो ये शो करवा रहा है कि एटम्स हैं उनकी तादाद कम हो रही, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन की हमने इन दोनों की, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया। तो n नॉट स्टार्ट से लेकर किसी भी वक्त n नॉट से n की तरफ, याद रखेंगे n नॉट हमने नाम दिया था जब हमारे पास एटम्स जो थे वो थे हमारे पास स्टार्ट पे, जब किसी किस्म का डिके नहीं हुआ था। और ये n जो है ये किसी भी वक्त है, किसी भी वक्त में भी वो 10 साल है, मे बी 5 साल है, 5 दिन के बाद। तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का ला अप्लाई कर दिया तो ये लॉग में कन्वर्ट हो गया। लॉग में कन्वर्ट होने के बाद इसकी सिचुएशन ये आ गई। तो इस तरह हमने इसको लॉग कवानीन अप्लाई के थ्रू इसको हमने समराइज़ कर दिया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट। अब दोबारा हमने इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई किया। एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद ये वाला लॉग ख़त्म हो गया और ये पावर ई की पावर में चले गए, ये लैम्डा टी ई की पावर में चले गए। तो यहाँ से हमने एन नॉट को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टी को हमने नाम दे दिया हाफ लाइफ टी, जो स्मॉल टी है उसको t1/2 का नाम दे दिया, और जो एन था उसको हमने n0/2 का नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या किया कि अब जैसे ही हमने n को n0/2 का नाम दिया तो n0 से कैंसिल हो गया, और 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ई लैम्डा t1/2। तो यहाँ पर फिर हमने दोबारा क्या किया है, हमने लॉग अप्लाई कर दिया। जैसे हमने लॉग अप्लाई किया तो ये ई जो थी, ये ई साइन था, ये ख़त्म हो गया और ये वैल्यू आ गई ln2 इज़ इक्वल टू लैम्डा t/2। ये ई का साइन ख़त्म हो गया, लैम्डा शुरू पे आ गया और ये वाली वैल्यू भी स्टार्ट पे ही आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि जो t/2 की वैल्यू थी वो अलग कर ली, लैम्डा दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई 0.693 ओवर लैम्डा। अब जो लैम्डा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और अगर हमें इसकी वैल्यू का पता चल जाए तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी रेट देखते हैं। तो एक्टिविटी रेट क्या होता है, द रेट ऑफ डिके ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेट। डिके रेट किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम उसको एक्टिविटी का नाम देते हैं। और जिस तरह हमने पहले बात की है कि चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एट एनी टाइम, तो माइनस का साइन लगाया था डिसइंटीग्रेशन के लिए क्योंकि नंबर ऑफ एटम डिक्रीज़ हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने उसको रेट का नाम दे कह दिया। अब देखें जो हमारे पास ये था n, ये बेसिकली इक्वल था n0 e माइनस लैम्डा बाई टी। प्रीवियस इक्वेशन में हमने इसको देखा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमने किया, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद ये टर्म आ गई। तो ये वाली टर्म ऑलरेडी किसके इक्वल बन रही थी, ये n के इक्वल थी, ये देखें, तो इसको हमने पुट कर दिया, तो r इज़ इक्वल टू लैम्डा n के इक्वल आ गया। अब r जो है वो लैम्डा n के इक्वल आ गया, सो इसी को हमने आर नॉट का नाम दे दिया, आर नॉट का नाम दे दिया, और एन को फिर एन नॉट का नाम दे दिया। तो ये यही इक्वेशन क्या बनेगी फिर, आर इज़ इक्वल टू आर नॉट ई माइनस लैम्डा टी के इक्वल आ गई, और इसी को हम नाम दे देते हैं एक्टिविटी ऑफ डिके।
अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन लाइफ निकालनी है कि जो उसकी एवरेज लाइफ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमने यही चीज़ करनी है कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स लेने हैं और इसके अलावा हमने बात करनी कि नंबर ऑफ़ एटम्स एट एनी टाइम। तो मीन लाइफ के लिए भी हमने वही बात करनी है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी टोटल लाइफ कितनी है। तो टोटल लाइफ कैसे आएगी, टोटल लाइफ टाइम जो है वो डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स के ऊपर। तो फिर जो उसकी लाइफ आएगी, एवरेज लाइफ जो आएगी, उसको हम मीन लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम देंगे। इसको टी स्टैटिक से ज़ाहिर करेंगे। अब देखें कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है तो उसकी लाइफ टाइम को हमने टी का नाम दे दिया। अब हमने टोटल नंबर ऑफ़ एटम नहीं लिए, हमने एटम्स में जो चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द डिके प्रोसेस वो हमने एलिमेंट ले लिए। अब देखें इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर आपको दो साइन नज़र आएंगे, एक ज़ीरो आएगा एक इन्फिनिट आएगा। ज़ीरो स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिट टाइम है। ज़ीरो उस वक़्त जब किसी किस्म का डिके नहीं हुआ था, और इसके बाद इन्फिनिट के किसी भी लम्हे, कोई भी लम्हात हो सकते हैं। तो ये हमने उस वक्त एटम लिए हैं। तो अगर तो एक है तो उसकी लाइफ जो है वो टी है। अगर हमारे पास 10 हैं तो 10 टी हो जाएगा। अब देखें अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम डी एन है तो उसका लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू इंटेग्रल डी एन मल्टीप्लाई बाय टी। तो डी एन की वैल्यू हमने पुट कर दी। डी एन की वैल्यू थी हमारे पास नेगेटिव लैम्डा एन टी के इक्वल। तो इसको हमने सॉरी लैम्डा एन डी टी के इक्वल थी। तो इसकी वैल्यू हमने एक साइड पर रख ली, इक्वेशन हमने लिख दी। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ये वाला। तो आगे हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमने निकालने यहाँ से। जैसे हमने इंटेग्रल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई n इंटू इन्फिनिटी के इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर जितने इसके हैं जितने एटम्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जब टाइम हमारे पास ज़ीरो था। ज़ाहिर जब टाइम हमारे पास ज़ीरो है तो उस वक्त हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी यही बात की है कि एलिमेंट्स की तादाद है वो इन्फिनिट हो जाएगी, सॉरी उसकी n नॉट हो जाएगी। और अब इसकी हेडिंग में हमने ये देखना है कि टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ कॉल्ड मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसके अलावा हमने ये पहले भी बात की थी कि टोटल डिके जब होना है उस वक्त जो लाइफ टाइम होगा वो हमने निकालना। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि ये ज़ाहिर है इन्फिनिट टाइम के ऊपर उस एलिमेंट में टोटली डिके हो जाना, तो उस वक्त हमने इस टर्म को ज़ीरो कह दिया। और इसके बाद ये एन नॉट माइनस के साथ आ गया, चूँकि एटम्स डिक्रीज़ हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स में। अब इसकी डेफिनेशन से हम देखते हैं कि औसत लाइफ टाइम हमने किसको बोला कि टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। तो आगे फर्दर इसका हम मैथमेटिक वर्क देखते हैं। ये देखें जी, अब ये तो होगी हमारे पास टोटल लाइफ टाइम आ गई, और ये टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। माइनस से माइनस का साइन कट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये टी और डी टी ये दोनों सेपरेट आ जाएंगे, लैम्डा भी उसी तरह आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली हमने एन की वैल्यू पुट की है विच इज़ एन नॉट ई रेज पर माइनस लैम्डा टी। अब ये देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जो सेकंड लाइन है इसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एन नॉट के साथ एन नॉट को कैंसिल कर दिया। पहले माइनस के साथ माइनस का कैंसिल हो गया, फिर एन नॉट के साथ एन नॉट कैंसिल होगा, और बाद में जो टर्म हमारी पास सेकंड लाइन की बनी वो टी स्टैटिक इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी। अब ये वाली जो है ये टर्म डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकती, तो इसको हमने पार्शियल इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बाई पार्ट्स जब करेंगे तो पहले टी का चूँकि हमारे पास डेरिवेटिव अवेलेबल है तो सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट अप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमने लिख दी। इसके बाद हमने इंटीग्रल अप्लाई किया दूसरी टर्म के ऊपर। अब पहले वाली टर्म यहाँ चूँकि यहाँ पे टी जो है ये 0 से लेकर इसकी रेंज है इन्फिनिट तक। अगर हम इन्फिनिट पुट करते दैन फिर भी 0, अगर 0 पुट करते तो फिर भी ये सारी की सारी टर्म 0 आ जाएगी। तो ये पहले वाली टर्म तो हो गई 0। अब आगे दूसरी टर्म विच इज़ माइनस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस लैम्डा टी ओवर लैम्डा। अब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिट ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल टर्म आ जाएगी ई रेज बार माइनस लैम्डा टी डी टी का इंटीग्रल।
अब इसके ऊपर जब इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकल वर्क करने के बाद हमारे पास जो टर्म आ गई -1/λ एज इट इज़ आ गया। और जब हमने इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की तो माइनस इन्फिनिटी ई की पावर में चला गया और ज़ीरो भी ई की पावर में चला गया। अब जो हमें पता है कि जब इन्फिनिटी पावर में जाता है तो ये ज़ीरो हो जाता है और ई की पावर जब ज़ीरो होती है तो वो फिर 1 के इक्वल हो जाता है। तो टी स्टैटिक हमारे पास 1/λ के इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही टी स्टैटिक इज़ इक्वल टू 1/λ, इसको हमने फर्दर आगे कंपेयर करवाना है हाफ़ लाइफ के फिनोमेना के साथ। तो हाफ़ लाइफ के साथ जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे हमें ये पता है कि हाफ़ लाइफ की टर्म जो होती है वो 0.693/λ की इक्वल होती है। अब ये वाली वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी और वैल्यू क्या बच जाएगी 1/λ। अब पहले प्रीवियसली जब हमने मीन लाइफ निकाली तो वो भी 1/λ की इक्वल आई, तो ये वैल्यू भी 1/λ की इक्वल, दोनों को आपस में कंपेयर करवाया तो ये वाली वैल्यू जो है हाफ़ लाइफ की T1/2/0.693 ये मीन लाइफ की इक्वल आ गई। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 0.693 को टी स्टैटिक के साथ और फिर हमें ये पता चला कि हमारे पास जो वैल्यू है मीन लाइफ की विच इज़ ग्रेटर दैन द हाफ़ लाइफ। हमेशा टोटल लाइफ जो है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो हाफ़ लाइफ से ज़्यादा ही होती है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इसमें हमने हाफ़ लाइफ के बारे में पढ़ा है, डिके लॉ के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा रेडिएशंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी रेडिएशंस कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो वो मिट करता है, उसमें अल्फ़ा बीटा गैमा के बारे में पढ़ा है। आगे हम नेक्स्ट इन तमाम रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इसका ऑब्ज़र्व फिनोमेना है, ऑब्जर्वेशन जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग और गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।